एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो अभी रिसेंट में यूपी का पेपर हो गया, नॉर्सेट का पेपर हो गया। अब अपकमिंग आने वाले टाइम में होने वाला है ओएसएससी का पेपर, आईटीबीपी का पेपर होने वाला है आपका। अपकमिंग टाइम में एमपी, राजस्थान, बिहार में वैकेंसी आने वाली है। एमपी व्यापम का पेपर होने वाला है। तो इन सभी पेपर्स के अकॉर्डिंग जीएमसी के पेपर होने वाले हैं एमपी में अलग अलग जगह पर। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि यूपी का पेपर उनको इतना हार्ड लगा कि उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी ही नहीं है वो सब आ गया। बट ऐसा नहीं है, पेपर अच्छा आया था बट फिर भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स हैं। तो आपकी जो कट ऑफ आने वाली है वो विद इन 1 वीक में भी आ सकती है और 2 वीक का टाइम भी ऑफिशियली कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ। तो जो ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू आपके रिव्यू के मैं बात कर रही हूँ। बट फिर भी देखेंगे, नॉर्सेट का पेपर बहुत ही अच्छा और इजी आया हुआ था जो लोग देके आए हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो हमारी अब क्लासेस रहेंगी वो आपके एनएचएम, ओएसएससी, आईटीबीपी और सीएचओ एंड जीएमसी एग्जाम बेस्ड रहेंगी। एमपी व्यापम में एग्जाम बेस्ड रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अब अपकमिंग टाइम में एमपी में व्यापम का पेपर होगा। और क्योंकि जो ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था ग्रुप 5 वैकेंसी का, अकॉर्डिंग टू उसके हो सकता नेक्स्ट मंथ में है जो आपके फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो जाए। बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्लासेस अब आपकी डेली रहेंगी। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण लास्ट मंथ में क्लासेस हैं जो प्रॉपर आपकी नहीं हो पाई, बट अब जो क्लासेस रहेंगी आपकी वो कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है जो अभी रिसेंट में एग्जाम में भी आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज, वो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में। तो इस तरीके की ब्लीडिंग को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन में मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, फिर मेट्रोजिया। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में आती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यूपी के 3 पेपर रिमेनिंग पेपर बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी ओनली एक पेपर बस अपडेट किया था, तो बाकी पेपर मैंने इसलिए आपको अपडेट नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास जो पेपर मिले वो हिंदी फॉर्मेट में है और हिंदी इतनी ज़बरदस्त है कि समझना मुश्किल हो रहा है। तो उसको पूरे इंग्लिश फॉर्मेट में टाइप करके आपको प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में वो क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है किसमें, मेंस्ट्रुएशन के बीच में, वो क्या कहलाएगी? के बीच में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होगी, वो कहलाएगी मेट्रोजिया। क्या कहलाएगी? मेट्रोरेजिया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। मेनोरेजिया का मतलब होगा यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो यहाँ पर बिटवीन मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में यदि अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है तो वो कहलाएगी मेट्रोरेजिया। लेकिन जो वेजाइनल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, जो पीरियड्स आपके आए वो कंटिन्यूसली हैवी फ्लो हो रहा है, तो कहलाएगा मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया का मतलब होगा शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। A shortening of the menstrual cycle, more frequent periods, coitation, मतलब 1 महीने में 2-2 बार पीरियड्स का आ जाना, तो ये कहलाएगा पॉलीमेनोरेजिया। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्प्स आना, मेंस्ट्रुएशन जब भी आपके पीरियड्स आए तो क्रैम्प्स आना, एब्डोमिनल पेन होना, ये सभी आएंगे। यहाँ पर वो क्या है? डिसमेनोरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्ट रिगार्डिंग सीमेन कलेक्शन इंक्लूड। तो क्या सही पॉइंट है जब आप सीमेन कलेक्ट करते हैं तब? Provide a fresh sample. Patient can continue with sexual activity. No need of any assistance. Sample should be refrigerated. All of the above. तो सीमेन कलेक्शन क्यों किया जाएगा कि कुछ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कितना जो सीमेन है उसमें कितने स्पर्म है, स्पर्म मोटाइल है या नहीं, तो ये सभी चीज़ों के लिए सीमेन का कलेक्शन किया जाएगा। अब सीमेन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पूछा है सही पॉइंट क्या होगा? तो यूरिन कलेक्शन आपने जैसे यूरिन का कल्चर किया जाता है, कलेक्शन लिया जाता है, यूरिन कल्चर के लिए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, उसी तरीके से सीमेन का कलेक्शन भी जब किया जाएगा तो कैसा होना चाहिए? फ्रेश सैंपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ में देंगे तो हो सकता है आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिसीज़ आपके सैंपल में भी डायग्नोस होके आ सकती है। तो यहाँ पर एब्सिस्टेंस की ज़रूरत बिल्कुल है। यहाँ पर सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड। तो यहाँ पर पहले आप जब फ्रेश सैंपल लेंगे तभी आप उसको है जो रेफ्रिजरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सीमेन है, सीमेन के कलेक्शन के लिए सही पॉइंट क्या होगा? प्रोवाइड अ फ्रेश। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक।
तो कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? जब दोनों पैर हैं जो आपके क्या हो, वीकनेस हो, पैरालिसिस टाइप से आपको फील हो रहा हो, पैरालिसिस जिसको हम कहेंगे, तो ये कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक एम्स नॉर्सेट में आए हुए थे। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा कि क्या है, दोनों पैर, दैट मीन्स लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक में आपका एब्डोमेन के ऊपर का पार्ट आएगा जिसमें दोनों हाथ अपर ट्रंक में आपके इंक्लूड होंगे, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यदि वीकनेस होती है, दोनों पाँव में वीकनेस होती है, तो ये क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराप्लेजिया। यदि आपको कहा जाता क्या है, हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया में आपकी बॉडी का सिंगल एक साइड का पार्ट, अपर लोअर ट्रंक का सिंगल पार्ट, एक साइड का पार्ट राइट हो सकता, लेफ्ट हो सकता, तो वो कहलाएगा हेमीप्लेजिया। डाइप्लेजिया फिर पैराप्लेजिया का मतलब होगा लोअर ट्रंक। पूरी बॉडी की बात की जाए तो वो कहलाएगा टेट्राप्लेजिया। यदि ओनली सिंगल पार्ट, चाहे अब लेग हो जाए या फिर हैंड हो जाए, तो वो कहलाएगा मोनोप्लेजिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यदि आपको पूछते हैं कि बॉडी का सिंगल एक साइड का पार्ट, अपर लोअर ट्रंक का, वन हैंड वन लेग की बात करें, तब आपको कहना है हेमीप्लेजिया। यदि ओनली सिंगल हैंड या फिर सिंगल लेग की बात की जाती है तो वो कहलाएगा यहाँ पर मोनो, मतलब होगा सिंगल। पैराप्लेजिया का मतलब होगा लोअर ट्रंक या फिर अपर ट्रंक बस पूछें तो भी पैराप्लेजिया कह सकते हैं आप। यदि ओनली लोअर ट्रंक बस पूछें तो भी पैराप्लेजिया कह सकते हैं। फुली बॉडी में वीकनेस हो रही है तो वो कहलाएगा टेट्राप्लेजिया। मतलब टेट्रा का मतलब चार, दोनों हाथ दोनों पैर। नेक्स्ट है यहाँ पर इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज। तो यहाँ पर आपकी क्षमता नहीं है ना, तो जो आप कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ समझ पा रहे हैं, तो बोले हुए वर्ड है उनको क्या कहेंगे? एग्नोसिया, अफासिया, एप्रेक्सिया या फिर इंसोम्निया। तो टर्म यूज़ किया जाएगा कि आप ना तो कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ समझ पा रहे हैं, उसके लिए टर्म यूज़ होगा अफासिया। क्या होगा? अफासिया। एग्नोसिया का मतलब होगा कि आपको, आपके अंदर एक क्षमता नहीं है कि आप किसी पर्सन, पीपल और ऑब्जेक्ट को पहचान सकें, तो वो होगा यहाँ पर एग्नोसिया। लेकिन अफासिया का मतलब होगा इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स। अफासिया का एग्नोसिया का मतलब है लॉस ऑफ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और पीपल। एप्रेक्सिया का मतलब है आपके ब्रेन का कोई ऐसा मोटर डिसऑर्डर जिसमें पर्सन को अपने आप से चलने में प्रॉब्लम हो या फिर आप कुछ पूछ ना पाए, तो ये सभी चीज़ें आएंगी किसमें? एप्रेक्सिया में। मतलब आप इसमें कमांड फॉलो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी इज ऑल एक्सेप्ट। तो बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद उसको इमीडिएट केयर दी जानी है, तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर ऐड होंगे किसी एक को छोड़कर। बेबी शुड कीप लोअर देन द यूट्रस, सक्सनिंग, क्लीन द आईलेट्स, बाथ द बेबी। तो इमीडिएटली आफ्टर है जो बेबी डिलीवर हुआ है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी कि बेबी के वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं। अपगार स्कोर के जो यहाँ पे अपगार स्कोर सिस्टम भी आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे कहा है सब कुछ आपको करना है किसी एक को छोड़कर। लोअर देन द यूट्रस रखना है हमें बेबी को, सक्सनिंग करानी है, तो सक्सनिंग कैसे करानी है? पहले माउथ से, देन आफ्टर नोज से, ताकि बेबी एस्पिरेट ना कर पाए। फिर आता है क्लीन द आईलेट्स। तो आईलेट्स को हमें इनर टू आउटर कैंथस क्लीन करना है, ये भी आपको एग्जाम में आता है, इनर टू आउटर कैंथस क्लीन करना है। बेबी को नहलाना नहीं है, इवन हमें उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, तो बेबी को वार्म ब्लैंकेट या फिर वार्म कपड़े में क्या करना है? रैप करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बाथ द बेबी आफ्टर 24 आवर। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल की पॉलिसी की हम बात करते हैं तो बेबी को 24 घंटे के बाद है जो फर्स्ट बाथ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा है इमीडिएट केयर में, तो इमीडिएट केयर में हमें बेबी को नहलाना नहीं है। सक्सनिंग करनी है, सक्सन करना है फर्स्ट माउथ देन आफ्टर द नोज। आईलेट्स को क्लीन करना है, यदि आपको पूछा जाता है तो मीडियल टू लेटरल, इनर टू आउटर कैंथस भी कह सकते हैं, वहाँ पर मीडियल टू लेटरल साइड क्लीन करना है। अम्लाइकल कॉर्ड को कट करना है, क्लैम्प करना है, और 2 से 3 मिनट के बाद जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। नेक्स्ट है यहाँ पर विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीजर इन बेड। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे? यदि किसी पेशेंट को बेड पर ही अपने सीजर्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? उसको आपके लिए क्या करना है? एस्पिरेट करने से प्रिवेंट करना है कि जो उसके मुंह में जो भी फ्लूइड है, म्यूकस है, वो उसको एस्पिरेट ना कर पाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर एलिवेट द हेड,
loosen the restrictive cloths, position the clients on the side with head flexed forward, use the tongue depressor with a teeth। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे पेशेंट के लिए, जिसमें पेशेंट को हमें क्या करना है, सीजर्स आए हैं पेशेंट को, क्या है पेशेंट को सीजर्स आए हैं, सीजर्स आने के बाद वो एस्पिरेट कर सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देंगे, जिससे जो भी म्यूकस, जो भी लार वगैरह आ रही है मुंह में, वो कैसे हो जाए, साइड से गिरती जाए। तो ना तो हमें हेड एलिवेट करना है, ना ही रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथ की बात की जाए तो वो आपको पहले ही करना है, लेकिन यहाँ पर एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने की बात हो रही है कि एस्पिरेट ना कर पाए, तो उसके लिए हमें पेशेंट को पोजिशन द क्लाइंट ऑन द साइड विथ हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पर हेड फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड का मतलब है पेशेंट को एक तरीके से हम कह सकते हैं साइड लाइन पोजीशन दे देनी है, जिससे वो म्यूकस को है जो अंदर एस्पिरेट ना कर पाए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कॉमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर GCS। तो ग्लासगो कॉमा स्केल है जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोमाटोस जो पेशेंट होते हैं उनमें कितना स्कोर होगा ग्लासगो कॉमा स्केल का, जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कोमा में है। 0, 5, 9 या फिर 12 कितना स्कोर होगा जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कोमा में है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो टोटल स्कोरिंग होती है GCS की वो कितनी होती है 15, मतलब कि बेस्ट रिस्पॉन्स है। बेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन जब भी ये अपगार स्कोर जो ग्लासगो कॉमा स्केल है, इसमें जब पेशेंट का जो स्कोर है बिलो 3 चला जाए, कितना 8 या फिर उससे कम चला जाता है तो 8 या फिर उससे कम जाएगा तो कहलाएगा कोमाटोस पेशेंट या फिर कोमा में गया पेशेंट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर 0 है, 5 है, 9 है और 12 है। तो यदि अनकॉन्शियस या फिर कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिव कहें हम तब होगा <3, कितना, या फिर टोटली अनरिस्पॉन्सिव है तो 3 देंगे। लेकिन कोमा की बात की जाए तो 8 या फिर उससे भी कम। लेकिन बेस्ट रिस्पॉन्स होता है 15। टोटल जो स्कोरिंग होती है इसकी कितनी होती है 15। इसमें जो चीज़ें चेक की जाती हैं वो होती हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स। तो ये सभी किसके कंपोनेंट्स हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें यदि पस का फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन हो जाए, पस इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाए, क्या टर्म है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जो टर्म यूज़ होगा ऑक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द फैलोपियन ट्यूब, क्या कहलाएगा, साल्फिंजाइटिस, ऊफोराइटिस, हाइड्रोसाल्फिंग्स या फिर हाइड्रोपेनिक्स। तो साल्फिंजाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। आइटिस बर्ड जुड़ा मतलब इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब यहाँ पर आता है हाइड्रो, तो यहाँ पर कहा है कि पस का कलेक्शन हुआ है, तो पस का कलेक्शन हुआ है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोसाल्पिंग्स। क्या कहेंगे, हाइड्रोसाल्पिंग्स। नेक्स्ट वन, द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फुट इज कॉल्ड। तो कौन सा ट्रेंड है जिसमें, जो हमने पीडियाट्रिक में पढ़ा है, MSN में भी पढ़ा है कि जो ट्रेंड है जो हेड से फुट की तरफ डेवलपमेंट होगा वो कौन सा कहलाएगा, सेफेलोकॉइडल, मास टू स्पेसिफिक, बोथ या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल। जब डेवलपमेंट हेड टू फुट, हेड मतलब होगा यहाँ पर सेफेलिक की बात हो जाती है तो आपको इजी याद रहेगा। हेड टू फुट मतलब सेफेलोकॉइडल, प्रॉक्सी जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से आउटर पार्ट की तरफ होगा वो कहलाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन यहाँ पर कहा है हेड टू फुट तो ये कहलाएगा सेफेलोकॉइडल। यदि आपसे कहते सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी तब वो कहलाता प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस, नेजल, ओरल या फिर इंट्राडर्मल। तो जो मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, तो ये दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हैं। सभी वैक्सीन का रूट है कौन सी वैक्सीन, तो ओरल दी जाने वाली ओनली 2 वैक्सीन है। एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए, दूसरी होती है रोटा वायरस वैक्सीन, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। फिर आती है इंट्रामस्कुलर से, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, पेंटावेलेंट और न्यूमोकोकल वैक्सीन।
फिर आती है सबक्यूटेनियस में, तो सबक्यूटेनियस में ओनली मीजल्स और येलो फीवर वाली वैक्सीन दी जाती है और इंट्राडर्मल ओनली BCG वैक्सीन ही दी जाती है। इंट्राडर्मल BCG के अलावा और कोई वैक्सीन नहीं दी पर इफ अपगार स्कोर इज 8 देन द बेबी इंडिकेट्स, यदि अपगार स्कोर 8 आती है तो बेबी कैसा है, डिप्रेस्ड है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नो डिप्रेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बच्चा कैसा है, यदि अपगार स्कोर सिस्टम है जो कितना है 8 है तो टोटल स्कोर होता है 10, कितना होता है टोटल 10। अब यहाँ पर यदि अपगार स्कोर की बात की जाए तो अपगार स्कोर की जो खोज की थी किसने की थी, वर्जीनी अपगार ने इसको डेवलप किया था 1952 में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्जीनी अपगार डेवलप दैट स्कोर इन 1952 एट 1 मिनट एंड 5 मिनट इज टू बी रिकॉर्डेड, दैट मीन्स बेबी डिलीवर होने के 1 मिनट में और उसके 5 मिनट बाद हम दूसरी बार है जो अपगार स्कोर चेक करेंगे। मैक्सिमम स्कोर होता है 10, कितना 10। अब यहाँ पर चेक क्या क्या किया जाता है, अपीयरेंस मतलब कि स्किन कलर, यदि बेबी पिंक है दैट मीन्स 2 पॉइंट दिए जाएंगे और बेबी बिल्कुल हेल्दी है। फिर आता है पल्स और हार्ट रेट, तो यदि पल्स और हार्ट रेट 100 से 140 मतलब बेबी स्वस्थ है 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। ग्राइमेसी का मतलब है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, बेबी प्रॉपर क्राई कर रहा है डिलीवर होने के बाद तब भी 2 पॉइंट दिए जाएंगे। एक्टिविटी मतलब टोन, हाथ पैर प्रॉपर तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। और रेस्पिरेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग क्राई, डिलीवर होने के तुरंत बाद बेबी जो अच्छे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं मतलब वो क्या है, बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुए हैं। तो ये क्या हो गया अपगार स्कोरिंग का यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम। बेबी अच्छे से रो रहा है तो 2 पॉइंट, बेबी अच्छे हाथ पैर फड़फड़ा के चला रहा है तो भी 2 पॉइंट। बेबी डिलीवर होने के बाद है जो फेशियल जो उसके जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से रोते हुए देखने को मिल रहे हैं। पल्स 100 से 140 है और पिंक कलर का है, दैट मीन्स बेबी क्या है बिल्कुल हेल्दी है। नेक्स्ट वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्सिस, तो एनाफ्लेक्सिस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी उसका नाम क्या है, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, एपिनेफ्रिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी आपको एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन एग्जाम में आती हैं और आपके सामने एपिनेफ्रिन हो तो आपको कोई और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एपिनेफ्रिन पर आप है जो आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा एपिनेफ्रिन। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी वो है IgE। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आता है। नेक्स्ट वन, फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन, तो फीवर है, नचल रिजिडिटी है, सभी किसके क्लासिक सिम्टम्स हैं, मेनिंजाइटिस के, मेनिंगोवायोसील के, अल्जाइमर्स के या फिर पार्किंसंस के। तो ये जितने भी यहाँ पे सिम्टम बताए हुए हैं ये सभी सिम्टम है किसके, मेनिंजाइटिस के। ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन, फीवर, हेडेक, नचल रिजिडिटी ये सब किसके साइन है, मेनिंजाइटिस के। मेनिंजाइटिस का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करने वाली जो लेयर मेनिंग्स कहलाती है उसमें होने वाला इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट वन, विच हेरिडेटरी डिसीज इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म, तो कौन सी हेरिडेटरी डिसीज है मतलब अनुवांशिक डिसीज है जो एन्यूरिज्म से रिलेट करेगी, लूपस एरिथ्रोमेटस, मार्फन सिंड्रोम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर जो एन्यूरिज्म है क्या है, एन्यूरिज्म है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, एन्यूरिज्म में जनरली जो आर्टरी की वॉल है उनमें वीकनेस होगी जिसके कारण वल्ज होंगी दूसरी जगह पर, वीकेंड एरिया जो आर्टरी का वो बलूनिंग फूला हुआ आपको देखने को मिलेगा और क्या होंगी, वल्ज होंगी। तो ये हो गया एन्यूरिज्म। अब यहाँ पर इसके साथ में एक जेनेटिक डिसीज हो सकती है, तो वो कौन सी डिसीज हो सकती है, तो वो कहलाती है मार्फनिज्म सिंड्रोम। क्या होगी, सॉरी मार्फन सिंड्रोम। और ये क्यों होता है, जब कनेक्टिव टिश्यूज में, तो यहाँ पर पहले आर्टरी में वीकनेस होगी, क्यों होगी, जब क्योंकि टिश्यूज क्या करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होगी जब आपकी वो वीकनेस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मार्फन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, या तो डैमेज होंगे या फिर ये कह सकते हैं हम कि एक जेनेटिक डिसीज है मार्फन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो FBN1 म्यूटेशन होता है मार्फन सिंड्रोम में, वो होता है FBN1 नाम का जीन जिसके कारण ये डिसीज होती है मार्फन सिंड्रोम, और जनरली आइज को, हार्ट को, ब्रेन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पार्किंसंस डिसीज में किसकी कमी होती है, डोपामिन की, गाबा की, एसिटाइल कोलिन की या फिर सीरोटोनिन की। तो यहाँ पर
जो कमी होती है किसकी, डोपामिन की, किसकी कमी होगी, डोपामिन। जब पार्किंसन में डोपामिन की कमी है तो वही डोपामिन है जो दे के उसको ठीक किया जाएगा, ये भी आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पे साथ में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ये क्वेश्चन CHO NHM का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट है ब्रेन में जो आपके बॉडी के मूवमेंट, मतलब कोऑर्डिनेशन, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहे हैं, इधर उधर गर्दन हिला रहे हैं, तो ये सब कौन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये करेगा सब कुछ कौन, सेरिबेलम। वो है यहाँ पर द नर्स इज मॉनिटरिंग अ 15 month old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ICP आफ्टर अ क्रेनियोटॉमी। द नर्स प्लान्स टू मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन और सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ICP इन दिस चिल्ड्रन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 15 महीने के बच्चे के लिए पूछा है यहाँ पर कि क्रेनियोटॉमी हुई है, आफ्टर द क्रेनियोटॉमी ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, 15 महीने का बच्चा है, तो यहाँ पर कौन सा है जो अर्ली साइन होगा ICP बढ़ने का बच्चे में। ऑप्शन में एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंप्लेन ऑफ अ फ्रंटल हेडेक। क्या प्रॉब्लम है जो होगी बच्चे के लिए जब, यदि बच्चे की एज कितनी हो, 15 महीने हो तब। बच्चे की एज यदि 15 महीने हो, 12 महीने हो, 13 महीने हो या फिर लेस देन 18 मंथ तक होती है यदि, तब क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस होंगे, एंटीरियर फॉन्टेनल आगे की तरफ बल्ज होने के चांस होंगे। बल्जिंग का मतलब है कि आगे की तरफ झुके होने के चांसेस क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं तब हमें क्या कहना है, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, क्योंकि जो एंटीरियर फॉन्टेनल होते हैं कब क्लोज होते हैं बच्चे में, 18 मंथ की एज में ही। कब क्लोज होते हैं, 18 मंथ की एज में एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होते हैं। आफ्टर द 18 मंथ एज अलग साइन होंगे, ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है। तो यदि 15 महीना दैट मीन्स 1 मंथ से लेके यदि 18 मंथ तक पूछे, 1.5 ईयर तक, तो जो फर्स्ट साइन होगा ICP बढ़ने का, अर्ली साइन होगा, वो होगा बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। और यदि 18 मंथ तक है जो क्या होगा, बल्जिंग फॉन्टेनल होगा, वो भी एंटीरियर फॉन्टेनल, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाएगा 18 मंथ तक। फिर आता है यदि 18 महीने से ज़्यादा एज है बच्चे की तो क्या होगा, वॉमिटिंग, क्या होगा, वॉमिटिंग। और फिर एडल्ट में पूछेंगे तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो याद रखें 18 महीने तक की एज में पूछे तो एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज होगा। क्यों होगा ये बल्ज, आगे की तरफ क्यों झुकेगा, क्योंकि इस टाइम पर एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज नहीं होते हैं, 18 मंथ की एज में क्लोज होंगे। यदि 18 महीने से ज़्यादा के बच्चे की एज कहेंगे तो क्या बोलेंगे हम, वॉमिटिंग। यदि एडल्ट में कहेंगे तो क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वन इज द बिहेवियरल डिसऑर्डर इन अ चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय इनएप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस एंड इनअटेंशन। तो यहाँ पर बच्चों का जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे क्या होंगे, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, इम्पल्सिवनेस होंगे, दैट मीन्स उनके अंदर है जो किसी भी चीज़ को लेके पेशेंस नहीं होगा, और इनअटेंशन फुल होंगे। आप कितना भी उनको चिल्लाते रहो वो कुछ भी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं देंगे। तो किस तरीके के यहाँ पर साइन है, एन्यूरेसिस के, ऑटिस्टिक बिहेवियर के, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर के। तो यहाँ पर जितने भी ये साइन है ये सब किसके साइन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया है कि बच्चा क्या होगा, हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव होगा और इनअटेंशन होगा। और जनरली जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है इस तरीके के बच्चों को मार पीट कर सुधार नहीं सकते। भी आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो उनको किसी रिवॉर्ड के थ्रू या फिर कुछ थेरेपी के थ्रू है जो ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है, चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, या फिर रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे आपका वेट गेन नहीं होगा। क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका वेट गेन है। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा कि बच्चे का वेट है जो गेन नहीं होना। क्या होगा, बच्चे का वेट गेन नहीं होना, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग एक ही जगह पर स्टॉप होकर रह जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेलियर टू थ्राइव। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी,
रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, क्या होगा, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर ये देखिए फेलियर टू थ्राइव इज द टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब इनएडिक्वेट ग्रोथ और द इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ। तो बच्चों में जनरली उनकी जो ग्रोथ है एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेट गेन ना हो पाना, एक ही जगह पे स्टॉप होकर रह जाना, जो कि अंडर न्यूट्रिशन का भी साइन हो सकता है या फिर कुछ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन का साइन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो फेलियर ऑफ थ्राइव है या फिर फेलियर टू थ्राइव है, तो यहाँ पर डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि बच्चों की स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे ग्रोथ नहीं होती, वेट गेन नहीं होगा, लेकिन आफ्टर दैट होने लगता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश और फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो इनमें से ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर क्या साइन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि जो टीबी का साइन नहीं है। टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर टीबी को डायग्नोस करने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है, स्पूटम कल्चर लिया जाएगा एंड यहाँ पर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। आफ्टर दैट क्या किया जाता है, ट्यूबरक्लिन और माउंटेक्स टेस्ट, जिसकी रीडिंग है जो 48 to 72 आवर की जाती है। अब यहाँ पर साइन नहीं है, तो साइन इनमें से हैं कौन कौन से, पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पर तो कफ होगा जो कि 3 वीक्स और उससे ज़्यादा होगा, फिर आता है फीवर जो कि नाइट में रहेगा, वेट लॉस होगा, एपेटाइट और है जो भूख है जो नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो ट्यूबरक्लोसिस का साइन नहीं है। अब एग्जाम में आपको एक चीज़ और आती है, वो है अर्ली साइन और एडवांस टीबी के साइन। तो यदि अर्ली साइन पूछते हैं तो कफ मोर देन 1 मंथ, फीवर जो भी 1 वीक से ज़्यादा रहेगा, रिकरिंग निमोनिया जो कि एंटीबायोटिक से भी ट्रीट नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर एडवांस टीबी के साइन है, जो वेट लॉस होगा, फटीग होगा, रैसेस होंगे एंड नाइट स्वेट भी, रात में पसीना भी आएगा। ये क्या है, एडवांस टीबी के साइन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रिफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी, तो कहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, डॉर्सोग्लूटियल मसल में, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस या फिर ग्लूटियस मीडियस। तो जो डीपीटी वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस। तो यहाँ पर डीपीटी का यदि इन्फेंट्स में ही दी जाती है तो किस मसल्स में दी जाएगी, तो ये दी जाती है वास्टस लैटरलिस मसल्स में। अब डीपीटी वैक्सीन नाउअडेज है जो 5 in 1 वैक्सीन में आती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में, जो कि 5 डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन कब दी जाती है, 6, 10 एंड 14 वीक्स में। बच्चे की एज 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, मंथ में नहीं, यहाँ पर 6, 10 एंड 14 वीक्स में दी जाती, क्योंकि हर एक वैक्सीनेशन के लिए 4 वीक का गैप है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 मंथ ऑफ एजेस। तो यदि बच्चे की एज कितनी हो, 9 मंथ हो, तो कितना है जो विटामिन ए का डोज है उसको दिया जाएगा। ऑप्शन में 2 लाख आयु, 3 लाख आयु, 1 लाख आयु या फिर 50,000 आयु। तो कितना डोज है जो दिया जाएगा बच्चे के लिए, बच्चे की एज 9 महीने है तो दिया जाएगा 1 लाख आयु। कितना, 1 लाख आयु। यदि बच्चे की एज कितनी कहते हम, 6 मंथ से 11 महीने तक, यदि 6 मंथ से 11 महीने तक है तो 1 लाख आयु, यदि 12 महीने से 5 साल तक है तो 2 लाख, लेस देन 6 मंथ है यदि तो 50,000। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं। तो 9 मंथ कहा है बच्चे की एज, तो कितना होगा, 1 लाख आयु। यदि यहाँ पर लेस देन 6 मंथ कहते तब हम क्या कहते हैं यहाँ पर 50,000। 12 महीने से 5 साल तक, दैट इज 1 ईयर टू 5 मंथ तक यदि कहेंगे तो हर 6 महीने में, इतना, हर 6 महीने में 2 लाख यूनिट। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं हम कहेंगे, गैप भी याद रखना है आपको। 6 महीने से 11 महीने के बच्चे को पूरे 1 ईयर में एक ही बार 1 लाख आयु देना है, लेकिन 12 से 5 साल 12 मंथ या फिर 1 ईयर से 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे को हर 6 महीने में हमें
2 लाख यूनिट है जो देनी है, वो भी ओरली। नेक्स्ट वन इज मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील सप्लीमेंट्स में कौन सी डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है? ऑप्शन में 200 कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 200 कैलोरीज एंड 6 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो मिड डे मील सप्लीमेंट के तहत जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है वो होती 300 कैलोरी एंड 14 से 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कितना? 300 किलो कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो कि स्कीम है जो मिड डे मील स्कीम सप्लीमेंट स्कीम, इसमें 1st to 5th तक बच्चे को 1st to 5th स्टैंडर्ड तक 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज a nurse is taking care of a patient with closed chest drainage and observe constant bubbling in the water seal compartment during both inspiration and expiration. What is the nurse should concluded? तो यदि किसी पेशेंट को चेस्ट ड्रेनेज क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है जो सिस्टम दिया गया है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि कॉन्स्टेंटली बबलिंग हो रहा है तो वाटर सील कंपार्टमेंट में। तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, क्या आपका कंक्लूजन होगा जब वो इंस्पिरेशन भी कर रहा है और एक्सप्रेशन भी कर रहा है तब? ऑप्शन में है द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ पर बबलिंग आ रहा है। दूसरा है द पेशेंट हैज डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्या होगा जिसमें बबलिंग आ रहा है? यदि है जो चेस्ट ड्रेनेज में क्या है बबलिंग हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, कुछ एयर है। जो आपका आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा? द सिस्टम है। पर जो वाटर सील चैम्बर है यहाँ पर क्या होगा, जब आप इनहेल करेंगे और तो ये क्या होगा, जो वाटर सील चैम्बर है क्या होगा, हाई होगा, लेकिन जब आप एक्सेल करेंगे तो ये क्या होगा, लो जाएगा। तो यहाँ पर यदि यही लीकेज होता है, बबलिंग साउंड आता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर लीक हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिजिशियन को और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये जो यहाँ पर जब आप एक्सेल करेंगे और इनहेल करेंगे तो जो प्रोसेस होगी इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, टाइडलिंग, जो कि यहाँ पर चेस्ट ट्यूब जो पेशेंट रहेंगे उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। लेकिन यदि बबलिंग है दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर एयर लीक हो रही है। और यदि अदर तरीके की एयर लीक होती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको बबलिंग है जो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज a patient admitted with the diagnosis of renal calculi is complaining of severe pain in right flank and nausea. Immediate nursing goal for this patient would be। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है और आपसे नर्सिंग गोल के बारे में पूछा जाता है तो आपको यदि ऑप्शन में पेन हो तब आप उसको मार्क करेंगे। पेन की जगह यदि आपको एयर से रिलेटेड एयर मेंटेन करने के लिए कहता है तो आप उसको मार्क करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होगी। देन आफ्टर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यदि यहाँ पर पेन पूछा है कि पेशेंट को रीनल कैलकुलाई है, रीनल स्टोन हुए हैं, सीवियर पेन की कंप्लेन कर रहा है राइट फ्लैंक रीजन में और नोजिया भी हो रहा है साथ में उसको, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, रिलीफ ऑफ पेन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू स्टेसिस, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन या फिर प्रोमोटिंग नॉर्मल वॉइडिंग पैटर्न। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो यदि पेन से रिलेटेड पेशेंट आता है आपको तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसका पेन मैनेज करना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिलीफ ऑफ पेन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये नया टेस्ट का नाम नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्या है, क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी में बेबी में कोई कंजेनाइटल एनोमली डेवलप तो नहीं हुई है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर टोटल क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, 4 चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नहीं है। ऑप्शन में अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG या फिर इनहिबिन बी। क्या है जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, तो अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन होगा, HCG होगा, इनहिबिन ए होगा ना कि बी। सो हेज द राइट आंसर इज डी, इनहिबिन बी है जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं होगा। तो वैल्यू यहाँ पर मेजर की जाएंगी, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है और जो अदर कंजेनाइटल एनोमली होंगे उनके लिए
अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और डायमेरिक इनहिबिन ए। ये चारों क्वाड्रुपल का मतलब होगा 4 यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट है जो करवाए जाएंगे। आप चाहें तो इस टेस्ट की जो या फिर हम ये कह सकते हैं जो क्वाड्रुपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट है, फिर डबल मार्कर टेस्ट है, तीनों टेस्ट की रिपोर्ट्स मैं आपको कल या फिर आफ्टर दैट टुमारो है जो आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी। तो यहाँ पर तो क्वाड्रुपल में टोटल 4 स्क्रीनिंग टेस्ट होंगी, डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है जो भी एनोमली स्क्रीनिंग होंगी। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, ये भी प्रेगनेंसी में ही होगा 5th एंड 18th वीक के बीच में। तो इसमें क्या चेक किया जाएगा, अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉइडल हार्मोन और HCG। क्या होगा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम और जो अदर ट्रायोसोमी हैं उनके लिए टेस्ट है जो किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन जो कि फीटस से लिए फीटस का होगा, HCG प्लेसेंटा और एस्ट्रॉयल है जो दोनों के लिए। तो यहाँ पर ट्रिपल का मतलब होगा 3, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर चेक होंगी। तो यदि AFP का लेवल हाई होगा अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है या फिर मिस्टेकन डेट है। लेकिन यदि लो AFP है, एस्ट्रॉइड एंड हाई HCG है, दैट मीन्स एस्ट्रॉयल और HCG दोनों हाई हैं, तो ट्रायोसोमी 21 जो कि डाउन सिंड्रोम कहलाता है और ट्रायोसोमी 18 जो कि एडवर्ड सिंड्रोम कहलाएगा। और ये भी कह सकते हैं कोई अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। तो ट्रिपल में 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं यदि पूछी जाती हैं, तो HCG, AFP और एस्ट्रॉयल लेवल। डबल में 2, पैपा एंड बीटा HCG। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सबकी टिप ऑफ टंग याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे है जो हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी 7 अप्रैल, 5 जून, 10 अगस्त या फिर 15 दिसंबर। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो क्या है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। क्या है थीम इस बार की, आवर प्लैनेट इज आवर हेल्थ। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। तो डिसीज का सडनली आउटब्रेक होना जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। यहाँ पर ऑप्शन ध्यान से देखिए, सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एपिडेमिक। क्या होगा, एपिडेमिक। अब यहाँ पर इन 3 इमेज से तीनों चीज़ें क्लियर करते हैं। तो एंडेमिक पूरे कंट्री में होगा लेकिन ये अलग अलग जगह छोटे छोटे रीजन को अफेक्ट करेगा। एपिडेमिक बहुत ज़्यादा होगा और लार्ज लेवल पर लोगों को अफेक्ट करेगा, लेकिन एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, एक ही देश को। बट यहाँ पर यदि यही एपिडेमिक पूरे अलग अलग देश को अफेक्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, पैंडेमिक। एंडेमिक का मतलब, एंडेमिक का जो फर्स्ट है यहाँ पर क्या है, एंडेमिक, जो कि एक सर्टेन पॉपुलेशन या ग्रुप को अफेक्ट करेगी और लो लेवल पे स्प्रेड होगा। एपिडेमिक क्या होगा, हाई लेवल पे स्प्रेड होगा और ज़्यादा टारगेट करेगी पीपल को। और पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड ही स्प्रेड होगा और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो जो मेट्रोनिडाजोल है किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है कॉमनली किसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाएगा, डिसेंट्री को ट्रीट करने में। किसके लिए, डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस है जो एग्जाम में आता है स्पेशली स्टूल को लेके। तो डायरिया में जो फ्लूड होगा वो कैसा होगा, वॉल्यूमिनस फूड होगा, लेकिन जो डिसेंट्री में होगा स्कैंथी होगा, ब्लड होगा, म्यूकस होगा, एविडेंट पस सेल्स होंगे। ये साइन किसके हैं, डिसेंट्री के। लेकिन जो डायरिया होगा उसमें ना तो ब्लड, फीकल में ब्लड होगा, म्यूकस होगी, पस सेल्स बहुत ही कम होंगी और यहाँ पर डिफिकेशन के टाइम पर स्ट्रेनिंग भी बहुत ही कम होगी, लेकिन डिसेंट्री में बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक इनके बीच के क्या है, डिफरेंस है। एग्जाम में आता है कि डिसेंट्री के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, या फिर डायरिया के सब साइन है किसी एक को छोड़कर। और जब डायरिया मोर देन 14 डेज तक का हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्ट हाईली कंटेजियस। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कंटेजियस डिसीज कौन सी है। ऑप्शन में है सिफिलिस,
हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो सबसे ज़्यादा पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जो और कंटेजियस डिसीज़ कौन सी होगी। पेरीनेटल का मतलब होता है इंटरनेटल पीरियड में बच्चे को कौन सी डिसीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। वो है यहाँ पर HSV इन्फेक्शन। क्या है यहाँ पर? HSV इन्फेक्शन है जो बच्चे को होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे और हाईली कंटेजियस होगी। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? HSV इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो कि बेबी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RHD इम्यूनोग्लोबुलिन गिवन टू अप्रोप्रिएट कैंडिडेट टू प्रिवेंट एंटी-D आइसो इम्यूनाइजेशन। तो कितने टाइम के अंदर हमें क्या करना है? RHD एंटीबॉडी देना है पोस्ट डिलीवरी के बाद। कितने टाइम के अंदर हमें क्या दे देना है? RH एंटीबॉडी है जो दे देना है, सॉरी RHD इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। 12 आवर, 24 आवर, 72 आवर या फिर 80 आवर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके लिए, कितने टाइम के अंदर हमें देना है? तो विदिन 72 घंटों के। कितने? पेशेंट को एंटी-D आइसो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें RHD इम्यूनोग्लोबुलिन कब देना है? पोस्ट डिलीवरी के विदिन 72 घंटों के अंदर। और इसके लिए एक टेस्ट होता है, वो भी आपको याद रखना है, कॉम टेस्ट। RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक बेबी के लिए होता है, एक मदर के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय पोस्ट डिलीवरी पैसिव एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूनेट। तो यहाँ पर बेबी को हम कौन सी है जो पैसिव एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन से पोस्ट डिलीवरी के बाद उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं? HSV, सिफिलिस, HBV या फिर CMV। कौन सी डिसीज़ को हम बेबी के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं पैसिव एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन से? वो होगी यहाँ पर HBV। क्या होगी? HBV कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी के लिए, तो वो होगा HBV। और हेपेटाइटिस बी वायरस से, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी को डिलीवरी के बाद क्या देते हैं? हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उन बेबीज़ को नहीं दी जाएगी जिनका वजन 2 किलो से कम हो। ऑब्जर्व किया जाएगा, वेट किया जाएगा कि कब उन बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबीज़ का वजन है जो 2 kg क्रॉस हो जाए, तब हमें वैक्सीन है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि पैसिव एक्टिव आइसो इम्यूनाइजेशन से न्यूनेट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पोस्टनेटल इन्फेक्शन से, सॉरी पेरीनेटल इन्फेक्शन से। तो क्या है यहाँ पर? हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट वन इज, सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर और किसको कहा जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर हेपेटाइटिस A, B, E या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पे कहा जाएगा हेपेटाइटिस बी को। किसके लिए? हेपेटाइटिस बी को। अब ये छोटी सी टेबल है, इसको हम विदिन 1 मिनट में पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, जिसको सीरम हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, हेपेटाइटिस सी को ब्लड बॉर्न या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीकोरल रूट से होते हैं, बाकी अदर इस हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड बॉर्न होगा, हेपेटाइटिस सी मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होगा, और हेपेटाइटिस डी जनरली कोई अदर जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हुआ हो या फिर हेपेटाइटिस बी या फिर सी हुआ हो तब होगा। तो दो डिफरेंस मैंने याद रखना कि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीकोरल रूट से होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस सी के लिए क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, लेकिन हेपेटाइटिस बी को क्या कहा जाता है? सीरम हेपेटाइटिस। अब यहाँ पर इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग अलग होगा। जनरली जो ए और ई है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है, बाकी सभी का ज़्यादा होगा। हेपेटाइटिस ए और ई क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, बाकी अदर लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक इन्फेक्शन होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो यहाँ पर दो साइन बताए हैं कि कौन सी डिसीज़ है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का फेस कैसा होगा? मास्क लाइक। दूसरा होगा स्टेयरिंग, दूसरों को घूरने टाइप का। तो ये क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स, हंटिंगटन कोरिया या फिर पार्किंसंस डिसीज़। तो कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का फेस मास्क लाइक होगा, स्टेयरिंग टाइप का होगा?
तो होगा यहाँ पर पार्किंसंस डिसीज। कौन सा होगा? पार्किंसंस डिसीज। नेक्स्ट है यहाँ पर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्शियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है जनरली यूट्रस में क्या होगा? इम्प्लांट होगा, लेकिन यूट्रस के बाहर यदि इम्प्लांट होता है तब हम इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज एंड अबॉर्शन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी कहा है, और जो जनरली इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, फर्टिलाइजेशन यूट्राइन ट्यूब में होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, लेकिन यदि यही इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह, यूट्राइन कैविटी की जगह अदर जगह हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी उसमें फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा, यूट्राइन ट्यूब में होगा, और इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो जाएगा? यूट्रस में। लेकिन जब यही जो फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो जाए? फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ हो जाए, या फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, यूट्राइन ट्यूब में हो जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहेंगे। नेक्स्ट इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 36 आवर, बेबी डिलीवर होने के बाद जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है उसको हम क्या कहते हैं? मेकोनियम। बट उसने वो पास आउट नहीं किया है, 36 घंटे हो गए हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, बेबी प्रॉपर फीड नहीं कर रहा है, बट रेक्टम क्या है? खाली है, रेक्टम एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या होगा? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन या फिर पेरिटोनाइटिस। तो क्या साइन होगा जिसमें बेबी 36 घंटे मोर देन 24 आवर के बाद का कंसीडर किया जाता है? तो क्वेश्चन है कि 36 घंटे तक हो गए हैं, बेबी ने अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको हम मेकोनियम कहेंगे वो पास नहीं किया है, पुअर फीडिंग कर रहा है, रेक्टम क्या है? एम्प्टी है, पूरा खाली है। क्या होगा? होगा हिरस्प्रिंग डिसीज और मेगा कोलन डिसीज, क्योंकि यहाँ पर गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होंगी या फिर बहुत ही कम होंगी, तो इसके कारण प्रॉब्लम होगी। नॉर्मली गैंग्लियोनिक सेल्स इस तरीके से होंगी, लेकिन जो मेगा कोलन और हिरस्प्रिंग्स डिसीजेस में गैंग्लियोनिक सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगी, जिसके कारण पूरा मेकोनियम है वो यहीं पर रहेगा, जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर इज गर्ल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर 8 ईयर है यहाँ पर। तो यदि प्यूबर्टी 8 साल से कम एज के पहले ही आ जाए तो इसके लिए हम क्या कहेंगे गर्ल्स में? थैलार्ची, मेनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो बिफोर द एज ऑफ 8 साल से कम एज में ही प्यूबर्टी आ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या कहेंगे हम उसको? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। यहाँ पर जो थैलार्ची है, मेनार्ची है, सभी एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ की बैकबोन क्या है? इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट या फिर इंडिविजुअल। तो कम्युनिटी की जो बैकबोन है वो क्या है? होम विजिट। क्या होगा यहाँ पर? होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, सो द पल्स, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, पल्स रेट स्लो है, डेलीरियम है और रोज कलर्ड रैसेस है। मेन साइन यहाँ पर क्या है? फीवर और रोज कलर्ड रैसेस। तो किस डिसीज के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटेनस या फिर चिकन पॉक्स। तो इन साइन में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जो कि एग्जाम में आता है रोज कलर्ड रैसेस। ध्यान से देखें, रोज कलर्ड रैसेस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। गुड